बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबश्शिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एवरीडे साइंस और जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है तमाम टीचिंग जॉब्स और वन पेपर जॉब्स प्रिपरेशन के लिए। तो हम लोगों ने 4 क्लास से 10 क्लास तक की तमाम जो जनरल साइंस है वो इसमें कवर करेंगे और उसमें जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं वो कवर करेंगे। तो हम लोगों ने 4 स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था, तो उसके जो 8 चैप्टर हैं वो पहले हो चुके हैं। तो 9वां चैप्टर अब आज हमने स्टार्ट करना है। तो इससे ऑनवर्ड एक चैप्टर रह गया, उसके बाद इंशाल्लाह हम 5th क्लास शुरू करेंगे। और ये ईटा जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर हमारे नंबर्स दिए गए हैं, उस पर रब्ता करके आप हमारे पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रेगुलर टेस्ट सेशन और तमाम चीजें कवर करवाई जाएंगी। पहले पेडागोजी, इंग्लिश ग्रामर और इसके अलावा मैथमेटिक्स और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप सर्च कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये एवरीडे साइंस है, इसके भी इंशाल्लाह कंप्लीट लेक्चर सीरीज है, वो जल्दी अपलोड हो जाएगी, हमारे चैनल पर कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग ये भी दे सकते हैं। अगर बाकी टेस्ट सेशन देना चाहते हैं, रेगुलर टेस्ट सेशन चैप्टर वाइज, उसके अंदर एमसीक्यूज और उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम आज हमने स्टडी करना है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। काफी एमसीक्यूज इसमें से बनते होते हैं और ये काफी कंफ्यूजिंग भी होते हैं, नॉलेज बेस्ड भी होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। एज स्टार्स हमें रात के वक्त जी नजर आते हैं। सन है मीडियम साइज इनमें से स्टार है, मच लार्जर देन द अर्थ है। लेकिन सन हमें नजर क्यों आता है, स्फेरिकल बेस्ड नजर क्यों आता है? एक तो ये करीब है अर्थ के, और दूसरे नंबर पर सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ द बर्निंग गैसेस अमिट द लाइट एंड द हीट, और इस वजह से हमें ये नजर आ रहा होता है। और जितनी भी सेलेशियल बॉडीज हैं जो कि आसमानों के अंदर मौजूद होती हैं उनको प्लैनेट्स कहते हैं। हमारी अर्थ और जो मून है, कोमेट्स है, एस्टेरॉइड्स हैं, ये सारे के सारे सन के इर्द गिर्द हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। सोलर सिस्टम आज हमने देखना, अभी तक कोई एमसीक्यूज नहीं आया। जब कोई एमसीक्यूज आएगा मैं खुद इंडिकेट करूंगा। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सेंटर कौन है? सन है। ठीक है, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज द सन। और उसके बाद जो सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन। और ये कौन कौन से हैं? अब यहां से एमसीक्यू शुरू होना स्टार्ट हो गए कि सबसे क्लोजेस्ट जो प्लैनेट है सन के करीब तरीन, वो कौन सा है? वो है मरकरी। एमसीक्यूज नंबर 1। उसके बाद आ जाता है जी वीनस, सेकंड टू मरकरी, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और फिर आगे प्लूटो है। प्लूटो अब कई जगह पर काउंट ही नहीं होता, वो उन्होंने निकाला हुआ है। हमारे टाइम पर जब हम लोगों ने 4th 5वीं क्लास पढ़ी थी तो तब प्लूटो भी मौजूद होता था। यहां से ये एमसीक्यूज है, काफी सारे इंडिकेट अगेन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सन है, सन के करीब तरीन प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। ये अब अर्थ के करीब तरीन जो सन की तरफ प्लेनेट है वो वीनस है। ये यहां से एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर हम सन की तरफ मूव करें, अर्थ से सन की तरफ मूव करें, तो कौन सा स्टार है वो अर्थ के करीब तरीन आता है? तो वीनस आता है। अगर अवे फ्रॉम द सन जाए तो वो मार्स आता है। तो सूरज के करीब तरीन मरकरी है, सूरज से दूर तरीन कौन सा है? वो नेपच्यून है। ये आप लोगों को एमसीक्यूज है वो कम से कम पता होना चाहिए। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द लाइट ऑन द अर्थ, और हीट वगैरह ये पैदा होती है। तो ये एमसीक्यूज कुछ हो गए, और इसके अलावा ये याद कर लेंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं जी। अब आ गया जाता जी, व्हाई डज द सन लुक बिगर देन द अदर स्टार्स? इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सन इज वेरी नियर टू द अर्थ। इस वजह से दूसरे स्टार से ज्यादा करीब है, तो इस वजह से ये हमें बड़ा नजर आता है। बाकी आगे सर्कुलर पाथ अराउंड, हाँ ये यहां से भी एमसीक्यूज इंडिकेट होता है। ये एक और इंडिकेट कराता है, द सर्कुलर पाथ ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। जिस सर्कुलर पाथ के अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं उसको क्या कह देते हैं? ऑर्बिट। और ऑर्बिट जितनी देर में एक चक्कर पूरा करते हैं उसको क्या कह देते हैं? ऑर्बिटल पीरियड का नाम दे देते होते हैं। ये भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे एक टेबल आएगा, वो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटिव साइज और मरकरी। अब सबसे पहले तो डायामीटर के लिहाज से देखो कि डायामीटर के लिहाज से ये 49,400, 51,000। सबसे छोटा स्टार कौन सा और सबसे बड़ा स्टार कौन सा? आपको देखने में पता चल रहा है। सबसे जो छोटा प्लेनेट, सॉरी स्टार में बोल रहा था, सबसे छोटा प्लेनेट जो हमारे ये सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद है वो मरकरी है, जो कि 49,000 किलोमीटर, 4900, 4,900
किलोमीटर उसका डायामीटर है, और ये 50 मिलियन किलोमीटर उससे दूर है। तो ये याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं, ये इसका इतना इशू नहीं होता। ये जो बड़ा तरीन और छोटा तरीन है ना, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। और सबसे जो बड़ा है वो कौन सा प्लैनेट है हमारे इकोसिस्टम के सोलर सिस्टम के अंदर, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। 1,42,800 किलोमीटर का डायामीटर है, वो जुपिटर है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और मरकरी सबसे छोटा है। ये अगेन एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को तैयार होने चाहिए। यहां से कोई भी टेक्निकल एमसीक्यूज है वो डेवलप किया जा सकता है, सिर्फ रीडिंग नहीं। वीनस इज द थर्ड ब्राइटेस्ट थिंग इन द स्काई आफ्टर द सन एंड द मून, ये अगेन एमसीक्यूज है। और जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, ये एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज तो यहां से ही आ गए। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैंने इंडिकेट पहले ही कर दी है। 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, पहले मैंने आपको बताया था कि 9 होते थे प्लूटो वगैरह, लेकिन अब वो प्लूटो को अलग कर दिया। 8 प्लैनेट टोटल है। 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। इनको ड्वार्फ प्लैनेट्स में प्लूटो, मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स और कोमेट्स वगैरह जो कि ऑर्बिट्स के अंदर सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो प्लूटो को निकाल दिया ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पर। ठीक है, तो 8 मेजर प्लैनेट्स हैं, उनमें से छोटा तरीन मरकरी है और बड़ा तरीन कौन सा है, जुपिटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इनको ध्यान से तैयार कीजिएगा। ठीक है, ये सबसे छोटा इधर से साइज से पता चल रहा है, और ये जुपिटर 5वां जो स्टार है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये आप लोग 1-2 बार नाम भी लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब यहां से ऑनवर्ड एमसीक्यूज अगेन बहुत, ये चैप्टर वाहिद है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एमसीक्यूज, अभी 4th क्लास के अंदर मैंने सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, तो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द सन इज मून। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ को क्या चीज है, चांद को नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये 29.5 दिनों के अंदर अपना साइकिल कंप्लीट करता है। तो हमारा जो मंथ होता है ये इसी की बेस पर होता है। वी सी द मून ऑलमोस्ट इन न्यू शेप एवरी डे। तो वो जैसे जैसे मूव करता जाता है, जो पहले दिन का चांद होता है उसको क्रीसेंट का नाम देते हैं, पहले बारीक चांद जो होता है, और जो फुल मून होता है बदर। ठीक है, फुल मून या बदर जो 14वें दिन का चांद होता है। अलॉन्ग विद ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज मून इज द क्लोजेस्ट टू अर्थ, चांद सबसे करीब है। जितनी भी आसमान के अंदर ये प्लैनेट्स और कॉमेट्स वगैरह मूव कर रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा ये 3, ये सिर्फ ये याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि चांद का जमीन से कितना फासला है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है चांद यहां से। द साइज ऑफ द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ, डायामीटर इसका कितना है, तो ये भी आपको तैयार होना चाहिए, 3500 किलोमीटर। तो चांद के बारे में सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपकी मस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। ये इधर एक ना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी हुई कि 27,000 ये 3 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, लेकिन अर्थ भी तो मूव कर रही है। अर्थ की मूवमेंट की वजह से ये पूरा दायरा है वो 29.5 दिन के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसलिए 30 एवरेजली हम 30 दिन पर मुश्तमिल, हमारा जो वो एक मंथ है वो 30 दिन पर मुश्तमिल होता है। मून इज ऑल्सो रोटेट अराउंड द अर्थ, और एक कंप्लीट करता है एक मंथ के अंदर। तो हम ये इस तरह से ये मंथ काउंट कर रहे होते हैं। ये एमसीक्यूज थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, मून के लिहाज से आप लोगों को तैयार होने चाहिए। इसलिए मैं कहता होता हूँ कभी भी एमसीक्यूज की बुक से डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। ये बच्चे मुख्तलिफ बुक्स, ईयर ऑफ एजुकेशन और पता नहीं कितनी सारी बुक्स हैं इधर उधर फेर रही हैं और एमसीक्यूज को ढूंढते फिर रहे हैं। अल्लाह के बंदे टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, टेक्स्ट बुक्स पढ़ के प्रैक्टिस जो करेंगे ना, तो वो जो मजा होगा वो सबसे ऊपर होगा, और उसके अंदर जो आपका टेस्ट है वो पास करना बहुत आसान होगा। एब्स एंड द फ्लो ऑफ द मून, कि मून के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, इसकी शेप कैसे चेंज होती है, लूनर इक्लिप्स कैसे आता है। एब एंड द फ्लो ऑफ द मून इन द स्काई इज ड्यू टू द रोटेशन ऑन द अर्थ। मून के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं वो जो जमीन के इर्द गिर्द और अपने इर्द गिर्द घूम रहा होता है उसकी वजह से आता है। वी सी द साइड ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट द सनलाइट टू द अर्थ। हम वो साइड सिर्फ चांद की देख सकते हैं जिस तरफ से सूरज उसके ऊपर पड़ता है, ये याद रखिएगा। द अदर साइड ऑफ द मून इज कॉल्ड एज द डार्क साइड। ठीक है, ये थोड़ी सी पढ़ने वाली चीजें इसलिए मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूं कि जो चांद है वो रोटेट करता रहता है अर्थ के इर्द गिर्द, वो जो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को अर्थ के इर्द गिर्द जो होता है, और जो साइड हमें नजर आती है वो अलग साइड होती है, और दूसरी साइड वो क्या कहलाती है, डार्क साइड कहलाती है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द लूनर मंथ सन बहुत We see a narrow sunlight on the earth of the edges of the moon। इसलिए पहले दिन का जो चांद होता है वो बहुत बारीक सा होता है ऐसे,
तो उसको क्या कह देते हैं? फर्स्ट डे का जो चांद मैंने अभी आप लोगों को बताया है उसका नाम, ये अभी इंडिकेट मैं आप लोगों को कर देता हूं, ये अभी मैं बता के आया हूं आप लोगों को। जो फर्स्ट डे का चांद है उसको क्रीसेंट कहते हैं, और जो फुल जो चांद होता है उसको बदर कहते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और उसके बाद आगे आ जाता है जी, ये क्रीसेंट आ गया। फर्स्ट डे ऑफ द लूनर मंथ, वेरी नैरो सनलाइट एज के एजेस के ऊपर चांद के पड़ रही होती है, उसको क्रीसेंट कहते हैं, जैसा कि पोजीशन 1 के अंदर ये शो किया हुआ है। और उसके बाद जैसे जैसे ये रोटेट करता जाता है अर्थ के इर्द गिर्द, सेकंड पोजीशन टू 5 पोजीशन, ऐसे ऐसे ये मूव करता जाता है, 5 पोजीशन तक जाता है, तो ये फुल ब्राइट हो जाता है, पूरे चांद के ऊपर रोशनी पड़ना शुरू हो जाती है, और जिसको बदर कहते हैं। और उसके बाद ब्राइट पार्ट ऐसा ऐसा फिर कम होना शुरू हो जाता है, फिर ऐसा ऐसा डिसअपीयर हो जाता है। तो पूरा 1 महीना लगता है इस प्रोसेस के अंदर। ये है जी चांद किस तरह से अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा होता है, और उसके अंदर चेंजेस कैसे आते हैं ये देखें। पहले दिन का क्रीसेंट कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा, पूरा जब पूरी रोशनी जब पड़ रही होती है तो उसको हम फुल मून का नाम दे देते, फिर ऐसा ऐसा काम होना शुरू हो जाता है। ये इस तरह से मून हैज ए नो एटमोस्फेयर, इसका कोई एटमोस्फेयर नहीं है, नो वाटर ऑन द मून, इस वजह से नो लाइफ। तो इधर एमसीक्यूज बन सकता है, मून विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द, नॉट रिलेटेड टू द मून, नो एटमोस्फेयर, नो वाटर, नो लाइफ। तो यहां से भी एमसीक्यूज है, हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव ए मून। अब ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पीपीएससी में भी बड़े पेपर्स में आता होता है, जीके के पेपर्स में, कि ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैव ए मून्स। तमाम के मून्स होते हैं, किस किस के अलावा? पहला जो मरकरी है और उसके बाद वीनस है, इन दोनों के पास चांद नहीं होते। और जो जुपिटर और सैटर्न है इनके पास चांद सबसे ज्यादा होते हैं, मल्टीपल इनके चांद है। ठीक हो गया, ये एमसीक्यूज था। अब रोटेशन एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जितने भी अभी मैंने आपको बताया चैप्टर पढ़ाया, उनमें से सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज है वो इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। अवर अर्थ इज नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट बट आल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी कि ये सिर्फ सूरज के इर्द गिर्द नहीं, अपने इर्द गिर्द भी घूमती है, ऐसे भी घूम रही है, यानी कि ये ऐसे भी मूव कर रही है और ऐसे भी साथ साथ मूव कर रही है, यानी सूरज के इर्द गिर्द भी और अपने इर्द गिर्द भी ये मूव कर रही होती है। जो डे और नाइट होती है, द डे पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इन द फ्रंट ऑफ द सन, वाइल द नाइट पार्ट जो कि अदर साइड पर होगा, जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी वजह से क्या आता है? दिन और रात आते हैं। ये बताया कि 24 घंटे आते हैं उसकी वजह से। एवरी प्लैनेट एट द डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन रिवॉल्व एट द डिफरेंट स्पीड, देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डे, हर प्लैनेट के ऊपर डे है और नाइट है वो डिफरेंट होती है। डे और नाइट इज ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। दिन और रात क्यों पैदा होते हैं? द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये मूव करती है। दिस इज द रीजन सन अपीयर हमेशा ईस्ट साइड पर होता है और सेट एट द वेस्ट, इस वजह से वेस्ट में हमें ये मालूम होता है। अब रिलेशन ऑफ द चेंजिंग ऑफ द शेडोज एंड एक्शनल रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये मून एक्लिप्स है और सन एक्लिप्स है, ये किस वजह से लगता है? ड्यू टू द अर्थ जो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, तो वो उसकी वजह से दिन और रात आते रहते हैं। एट द सेम टाइम वी सी द लॉन्ग शेडोज ऑफ द ट्रीज एज इट कीप रोटेटिंग, द शेडो इज ग्रेजुअली डिक्रीज इन द साइज। ठीक है, वो साये वाले, पहले मैं रोशनी के करीब आए तो साया बड़ा होता जाता है, रोशनी से दूर जाए तो साया क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। जस्ट फॉर द सनसेट शेडोज अगेन बिकम लॉन्ग एंड एज दे वर इन द मॉर्निंग। सन जैसे जैसे करीब होता है अर्थ के, तो क्या होता है? जो लंबे लंबे साए नजर आते हैं, और जब सन बिल्कुल पास होता है और पूरा सन सामने आ रहा होता है, तो तब है जो कद है वो छोटा होता है चीजों का। आगे आ जाते हैं जी एनुअल रोटेशन। एक तो ये रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल मोशन, और ये कब तक कंप्लीट होती है? ये तकरीबन जो दिन और रात जमीन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी वजह से दिन रात पैदा होते हैं, और जो सन के इर्द गिर्द घूमती है, और ये 365 दिनों के अंदर कंप्लीट होता है। ऐसे अपने इर्द गिर्द घूम रही है, तो ये क्या चीज है? दिन रात पैदा कर रही है। ऐसे चांद के इर्द गिर्द घूम रही है, वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? ये एक साल पैदा करती है। तो 365 दिनों के अंदर एक साल पैदा होता है, और ये अर्थ पूरा एक चक्कर काटती है, इस तरह से एक साल है वो कंप्लीट हो जाता है ड्यूरिंग द। अब यहां से ना एक बात और इंपॉर्टेंट है, यहां से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में लिखी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। द अर्थ एक्सिस
इज टिल्टेड टुवर्ड द साइड, यानी कि तिरछे होते जाते हैं। देयरफॉर द ड्यूरिंग द आगे ड्यू टू द सन रेज फॉल वर्टिकली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ डे इज इंक्रीज एंड द नाइट इज डिक्रीज, देयरफॉर समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ज्यादा होता है। ड्यूरिंग द सेम टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ रिसीव द स्लैंटिंग रेज आती हैं, और इस दौरान जो डे है वो डिक्रीज हो जाता है और जो रातें हैं वो लंबी हो जाती हैं और उसमें विंटर सीजन आ जाता है। तो सीजनल जो चेंजेस आती हैं वो भी इसी की वजह से आ रही होती हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सीजनल चेंजेस है वो कैसे होती हैं, सूरज के इर्द गिर्द कैसे कैसे मूव करता है। अब एक ये एमसीक्यूज बहुत बार अगेन आया हुआ है, छोटी क्लासेस में सारी चीजें दी होती हैं कि सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, 22 जून। सबसे लंबी रातें कब होती हैं, 22 दिसंबर को। और उसके बाद दिन और रात कब कब साल में इक्वल होते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात की ड्यूरेशन है 12-12 घंटे बराबर होती है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब लूनर एक्लिप्स क्या होता है और सोलर एक्लिप्स क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी एमसीक्यूज है और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इस चीज को कि लूनर एक्लिप्स क्या है और सोलर एक्लिप्स क्या है। अब लूनर एक्लिप्स क्या चीज होता है, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, सम टाइम अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। जब जमीन है, जमीन चांद और सूरज के दरमियान में आ जाए, ड्यू टू दिस सनलाइट डज नॉट रीच टू द मून, सनलाइट बिल्कुल चांद तक नहीं पहुंचती। द शेडो ऑफ द अर्थ इज फॉर्म्ड ऑन द मून, इसका साया है वो जो है चांद के ऊपर पड़ता है और उस वजह से चांद है वो डार्क लगता है। इसको हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है, चांद ग्रहण कहते हैं। अब आगे आ जाता है जी सूरज ग्रहण क्या होता है। सेम सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण क्या होता है। समटाइम्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ मून कम्स बिटवीन द अर्थ, चांद अगर जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाए, इसमें सन इज हिडन बिहाइंड द मून। जो चांद है वो हम इधर ऊपर से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि चांद एक टिक्की सी नजर आती है कि सूरज उसके पीछे एक टिक्की से पीछे छुप गया है। तो वो टिक्की क्या चीज होती है, वो चांद होता है। चांद है बिल्कुल सूरज के सामने आ जाता है तो उस चीज को ए शेडो ऑफ द मून इज फॉल्ड ऑन द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एज द सोलर एक्लिप्स। उसको चांद सूरज ग्रहण का नाम दे देते हैं। ये बहुत कम होते हैं, सोलर एक्लिप्स इज वेरी रेयर, यूजुअली पार्शियल सोलर एक्लिप्स होते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत आधा नजर आता है। ये कंप्लीट जो सोलर एक्लिप्स है वो बहुत कम नजर आता है क्योंकि चांद बहुत छोटा है। द शैडोज फॉल आर द स्मॉल और देयरफॉर द सोलर एक्लिप्स कैन बी सीन ओनली इन दोज पार्ट ऑफ द अर्थ। ये सिर्फ वहां पर देखा जा सकता है जहां पर क्या होता है, ये इधर उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया पूरा। सो द यहां से हम देखते हैं कि ये कहां किन किन एरियाज में ज्यादा दे सकता है। इट इज द बिकॉज द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ सो द शेडो इज फॉल ऑन द अर्थ। जो साया जमीन पर पड़ेगा वो बहुत छोटा होगा। ये साया जिस जिस जगह पर पड़ा होगा उस जगह से जो सूरज ग्रहण है वो नजर आ रहा होगा और बाकी की अर्थ पर हमें नजर नहीं आ रहा होता। तो ये चीजें बस याद रखिएगा। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने अभी तक जितने भी पढ़ाए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला। ठीक हो गया, ये सारी चीजें होगी। अब यहां से की पॉइंट्स देख लेते हैं। अवर सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। अब बच्चे ना इधर कह देते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सोलर सिस्टम। तो इधर 3 ऑप्शन ये दे देंगे, एक अलग कर देंगे, तो वो ऑप्शन आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। सन इज द सोर्स ऑफ द लाइट नॉट ऑन द अर्थ, पूरे सोलर सिस्टम में। मून कंप्लीट इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इन 30 डेज या 29.5 ही आप लोगों ने याद रखना है। और डे एंड द नाइट इज फॉर्म ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। और जो सीजनल चेंजेस आती हैं, एनुअल रेवोल्यूशन जो ऑफ द अर्थ है वो थोड़ी सी ना ऐसे टिल्टेड होती है एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। जो एनुअल रोटेशन है ये थोड़ी सी ना जमीन ऐसे टेढ़ी है, टेढ़ी घूमती है, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि ये सीजनल चेंजेस आती है। व्हेन द विंटर ऑफ द
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑन द अर्थ, द समर इज द साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न के ऊपर अगर विंटर होगा तो साउदर्न के ऊपर तो वो हो गया एक दूसरे के ये रिवर्स होते हैं। सोलर एक्लिप्सिस अकर व्हेन द मून बिटवीन द अर्थ एंड द सन, और लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो चैप्टर हुआ फिनिश। द ग्रेविटी बिटवीन द gravity of the which keeps the planet and the celestial bodies together in the solar system। ठीक है, वो कौन सी चीज है जो सोलर सिस्टम को सारों की तरफ घेरे हुए? वो जी सन है। आगे जब द अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन अराउंड द सन इन 365 डेज, इसको हम क्या कह देते हैं? एक लूनर ईयर का नाम दे देते हैं। ठीक है, ड्यू टू द एनुअल रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट ऑफ एक्सिस। ये क्या होता है? जो टिल्टेड एक्सिस की वजह से जो होता है वो सीजनल चेंजेस होती हैं। अराउंड द ग्लोब विच पार्ट ऑफ द अर्थ इन द पाकिस्तान इज सिचुएटेड। पाकिस्तान किसके अंदर मौजूद है? पाकिस्तान ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मौजूद होता है। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून। किसका कोई मून नहीं है? मैंने आप लोगों को पहले बताया था मरकरी और वीनस, तो इधर वीनस का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वीनस है वो उसका कोई चांद मौजूद नहीं होता। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। अगर आप लोग हमारे जो सेशंस है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0333 260 5045। इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमारे सेशन में रजिस्टर हो सकते हैं, जिसके अंदर रेगुलर टेस्ट सेशन है वो कंडक्ट किए जाते हैं। हमारे नंबर बाकायदा तौर पर हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी मौजूद है, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।